बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। ये आप लोगों का सीबीएसई कंप्यूटर साइंस का क्लास 11 का लास्ट चैप्टर है। चलिए, ये प्योरली थ्योरेटिकल पार्ट है, लिटिल बिट बोरिंग भी है, लेकिन चलिए करते हैं इसको। प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। तो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, जैसे कि आपको पता है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग करते समय हमें कुछ मेथोडोलॉजी अपनानी पड़ती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है वो आसानी से, अच्छे तरीके से, इफिशिएंट वे में, इफेक्टिवली तैयार हो सके। तो उसके लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते थे, है ना। तो आप देखिए, सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्नोलॉजी इज ए सिस्टम, नॉट ए सीक्रेट. A systematic approach in software design should be adopted to develop an acceptable and efficient solution. तो सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्नोलॉजी है, ये कोई सीक्रेट नहीं है बल्कि एक स्किल है। ए सिस्टमेटिक अप्रोच इन सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड बी अडॉप्टेड। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच हमें इसके लिए अडॉप्ट करना है, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है प्रोग्रामिंग का वो एक्सेप्टेबल हो और एफिशिएंट भी हो। तो इसके लिए वी शुड फॉलो सम एथिक्स एंड गाइडलाइंस विच आर अडॉप्टेड बाय डेवलपर्स, सम ऑफ देम एज फॉलोज। तो उसके लिए हमें कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने पहले फॉलो की है, हम वही उनको फॉलो करते हैं। तो जो कुछ गाइडलाइंस है वो इस तरह से है, देखिए। तो सबसे पहले है स्टाइलिस्टिक गाइडलाइंस। तो स्टाइलिस्टिक गाइडलाइन क्या होता है ये देखिए। डेवलपिंग गुड प्रोग्राम इज ए स्किल एंड राइटिंग गुड प्रोग्राम इज ए क्वालिटी ऑफ हैबिट। एक अच्छा प्रोग्राम बनाना ये स्किल है, और एक अच्छा प्रोग्राम तभी बन सकता है जबकि आपकी जो हैबिट है वो एक क्वालिटी वाली है। दिस गुड हैबिट कैन बी डेवलप्ड बाय कॉन्शियसली फॉलोइंग द गाइडलाइन बीइंग कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। और एक अच्छी हैबिट के लिए हमें निम्नलिखित गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि आप करें, लेकिन वी शुड डू इट। सबसे पहला इसमें मीनिंगफुल नेम्स फॉर आइडेंटिफायर्स। जो भी हम आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम, फंक्शन नेम, मेथड नेम, एरे नेम, जितने भी हम रखते हैं उनके नाम है वो मीनिंगफुल होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए। तो we should give names to variable, constant, function, etc. according to context. We should not use similar like names to our variables. मतलब मिलते जुलते नाम नहीं रखिए, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक तरह का नाम रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। We should assign names to scalar, constant. अगर हमने कोई कांस्टेंट डिक्लेयर किया है तो उसको एक नाम दें ताकि उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा इसमें इंश्योर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी हमारी एक्सप्रेशन जितनी ज्यादा क्लियर होगी, जितनी ज्यादा साफ होगी, उतना ही ज्यादा प्रोग्राम की अंडरस्टैंडेबिलिटी और रीडेबिलिटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारी एक्सप्रेशन हो सकती है एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। दिस इज क्लियर इंडिकेशन दैट वी आर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। हम साधारण ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को पढ़ते ही हमें पता चल जाता है। लेकिन नीचे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ देखिए, डी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 100। अब देखिए, जब आप रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे तो लगभग सेम ही आएगा, यही काम करेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालेगा। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऊपर के
दो एक्सप्रेशन ज्यादा क्लियर है, और नीचे का जो एक्सप्रेशन है ये आपको एक सिंपल आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाएगा। इससे आप नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि ये सिंपल इंटरेस्ट का ही है ना। अंदाजा लग सकता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बट वी शुड नॉट फॉलो सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस। अगला है हमारा यूज ऑफ कमेंट्स एंड इंडेंटेशन। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंदर हमें कमेंट जरूर डालनी चाहिए ताकि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ी रहे। और C++ में कमेंट डालने के लिए आपको पता ही है, या तो हम अगर सिंगल लाइन कमेंट डालनी है तो हम डबल स्लैश का प्रयोग करेंगे, और अगर मल्टी लाइन कमेंट डालनी है तो ब्रैकेट, ये आपका स्लैश और स्टार ये ब्रैकेट के रूप में प्रयोग करेंगे। कमेंट के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, देखिए उन गाइडलाइंस को। तो सबसे पहले ऑलवेज यूज प्रोलॉग्स, अर्थात जब भी आप प्रोग्राम लिखें तो उससे टॉप के ऊपर सबसे पहले कमेंट के अंदर वो प्रोग्राम क्या है, किसके लिए है, किसके द्वारा लिखा गया है, ऐसी बातें इसके अंदर लिखिए। फिर इंसर्ट एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहां कहीं भी हमें प्रोग्राम के किसी सेक्शन में जरूरत पड़े उसके लिए हमें एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स यानी उससे संबंधित जो बात उसको समझाने के लिए जो हम लाइन लिखे हैं वो जरूर डालनी चाहिए। अगला यूज कमेंट्स टू हेल्प आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम को हमें आइडेंटिफाई करना है तो इस किसी सेक्शन को आइडेंटिफाई करना, कहाँ इनपुट हो रहा है, कहाँ प्रोसेस हो रहा है, कहाँ आउटपुट हो रहा है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में हमें कुछ बताना है कि हाँ ये काम कर रहा है प्रोग्राम का हिस्सा, देन वी शुड राइट कमेंट ऑन दैट पोर्शन। फिर उसके बाद देखिए ऑलवेज इंडेंट स्टेटमेंट टू हाईलाइट नेस्टिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। तो जब भी हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करें तो ब्रेसेस यूज किए हैं तो उनको प्रॉपर डिस्टेंस के साथ इंडेंट करें ताकि प्रोग्राम को रीड करने में हमें आसानी हो, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब ये देखिए एक एग्जांपल है कमेंट का। इसमें देखिए सबसे ऊपर हमने प्रोग्राम का नाम लिखा है कि प्रोग्राम क्या काम करता है, किसने लिखा है। फिर उसके बाद मेन के बाद देखिए जहाँ वेरिएबल डिक्लेयर है वहां हमने लिख दिया। क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन हमने यूज किया, CLRSCR ये फंक्शन क्या काम कर रहा है ये हमने लिख दिया। इनपुट जहां से ले रहा है ये हमने लिख दिया। प्रोसेस के लिए हमने लिख दिया, ठीक है। जहाँ इंटरेस्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ये हमने लिख दिया, ठीक है। गेट CH क्या काम करेगा ये हमने लिख दिया। तो ये अब इसको कोई नॉविस यूजर भी, कोई बिल्कुल नो सीखा बंदा भी अगर इस प्रोग्राम को पढ़ेगा तो हमारे कोड के मीनिंग को आसानी से समझ सकता है कि किस चीज के लिए हमारा कौन सा कोड क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी जो कमेंट्स है और इंडेंटेशन है ये हमें हेल्प करती है। फिर अगला है इंसर्ट ब्लैंक लाइन्स एंड ब्लैंक स्पेसेस। तो द insertion of blank lines and blank spaces at appropriate places also enhance the program readability। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि जहां पर भी हमें जरूरत पड़ी वहां पर हमने ब्लैंक स्पेस डाले हैं ताकि प्रोग्राम को अच्छी तरह से रीड किया जा सके, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग किया जा सके। इसके बाद है स्टेटमेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल। देखो जैसा कि आपको पता है कि C++ जो लैंग्वेज है ये फ्री फॉर्म लैंग्वेज है। इसको पूरा का पूरा प्रोग्राम आप एक ही उसमें कर दोगे, एक ही लाइन में लिख दोगे तो ये मना नहीं करेगा। जैसे ये देखिए void main cout hello you are welcome, ये मैंने एक ही प्रोग्राम एक ही लाइन के अंदर पूरा का पूरा कोड लिख दिया, ठीक है। लेकिन हो जाएगा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन जहां तक प्रोग्राम की रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात आती है इट शुड नॉट बी फॉलो, ठीक है। नियम के एतबार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब
इस प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर इसी प्रोग्राम को हम अगर इस तरह से लिखें, ठीक है, तो एक आराम से सिंपल पेज के ऊपर आप बड़े ही खूबसूरत तरीके से, एलिगेंट तरीके से इस प्रोग्राम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, एक इसमें बीच में डेफिनेशन है, व्हेन प्रोग्राम फॉर्मेटिंग इज डन टू मेक ए प्रोग्राम मोर रीडेबल इट इज कॉल्ड प्रीटी टाइपिंग। ये डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, एक अच्छे प्रोग्राम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो एक प्रोग्राम अच्छा होना ही जरूरी नहीं है। एक प्रोग्राम रिटन इन अ गुड स्टाइल इज इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यूजर, देयरफॉर is a good program. A good program is not only efficiently solve the given problem but also present itself well. The characteristics of a good program is as follows. एक अच्छे प्रोग्राम की ये एक क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए, यानी जिस चीज के लिए वो लिखा गया है वो उसको पूरा करने वाला होना चाहिए। अदरवाइज कितना ही अच्छा प्रोग्राम लिख दो, अगर उसका आउटपुट सही नहीं आता तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा, यूजर फ्रेंडली। प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाना चाहिए कि यूजर से प्रॉपर इंटरेक्ट करे, यूजर को पता होना चाहिए कि हाउ टू यूज दिस प्रोग्राम। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये प्योरली आपका यूजर फ्रेंडली है। इसके अंदर एक छोटे से छोटे टॉपिक के लिए भी आपको हेल्प मिल जाता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट आपका है सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड। तो जैसे ही आप प्रोग्राम को चलाएं उसी टाइम के ऊपर जो आपसे इंस्ट्रक्शन हो, कोई वैल्यू इनपुट करनी है, कोई प्रोसेस करना है, कोई आउटपुट डालना, तो उस टाइम पे पूरा आपको पता लग जाए कि आप क्या करने वाले हो या क्या ऑपरेशन होने वाला है। दैट इज सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, फिर अगला है रिलायबल। अगर आप लोगों का प्रोग्राम रिलायबल नहीं, आप जो काम करवा रहे हो प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपके प्रोग्राम का कोई भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट वन, पोर्टेबल। तो पोर्टेबिलिटी का गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के कारण आज प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा बढ़ी है। यानी पोर्टेबल का मतलब है कि आपने एक मशीन पे अगर कोई प्रोग्राम लिखा है, उसको बिना किसी मॉडिफिकेशन के किसी दूसरी मशीन के ऊपर आप ले जाके चला सकते हैं। दैट इज पोर्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्राम। दैट्स व्हाई योर प्रोग्राम शुड बी पोर्टेबल। हमारा जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल होना चाहिए। ये एक प्रोग्राम की विशेषताएं थी। अब उसके बाद देखिए कि प्रोग्राम डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। इसमें ये 4 स्टेजेस आमतौर पे होती है। सबसे पहले क्रैक द प्रॉब्लम, हमें जो काम करना है वो अच्छी तरह से पता हो जाना चाहिए, वो करने का तरीका हमें आ जाना चाहिए। देन कोड द एल्गोरिदम, मतलब जो प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी मैनुअल हम उसको सॉल्व करते हैं कि इसको कंप्यूटर पे इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ठीक है, और जो एल्गोरिदम हमने अपनी लैंग्वेज के अंदर बनाया है उसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते, सपोज C++ को यूज करते या जावा को यूज करते हुए उस कोड को लिखते हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज में बनाए हुए प्रोग्राम को पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड करना कोड द एल्गोरिदम कहलाता है। जब आपने कोडिंग कर ली, उसके बाद आपको उस कोडिंग को कंपाइल करना, उस कोड को कंपाइल करना, उसमें देखना है कि इसमें कहीं कोई एरर्स तो नहीं है। अगर कोई एरर्स है तो उसको रिमूव करना है और उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना है। और कंपाइल करने के बाद उस प्रोग्राम को फाइनली एग्जीक्यूट करवाना है, यानी उसको रन करवाना है। तो ये आपकी प्रोग्राम डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं जो एवरी प्रोग्राम में आप यूज करते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक प्रोग्राम का ये गुण होता है रोबस्टनेस। तो अब ये रोबस्टनेस क्या होती है देखिए। द एबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम टू रिकवर
following an errors and continue operating within its environment is called robustness। यानी एक प्रोग्राम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक अच्छे प्रोग्राम की कि प्रोग्राम चलते हुए में अगर कोई एक्सेप्शनल एरर्स आ गई तो वो उसको सॉल्व भी करेगा और आपका जो वर्क है वो भी हेल्ड अप नहीं होगा, वो भी सफर नहीं करेगा, एनवायरमेंट भी सफर करेगा, उसी एनवायरमेंट के अंदर वो आपको रिकवर करके देगा। दैट इज कॉल्ड रोबस्टनेस। ठीक है, तो द कोड विच कैन हैंडल एक्सेप्शनल डेटा एरर्स एंड ऑपरेशनल एरर इज कॉल्ड गार्ड कोड। अब इसी के अंदर कुछ जब भी आप C++ में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एक सेक्शन आता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो उसके अंदर इसी चीज को हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। दैट इज आवर गार्ड कोड। इसके बाद हमारा है एरर्स। तो एरर्स का आप लोगों को पता ही है कि जब कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बग कहते हैं। ठीक है, और वो बग क्या होती है, वो एरर क्या होती है कि सॉफ्टवेयर जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसको ना तो कंपाइल करने देती ना करेक्टली रन करने देती। आमतौर पे 3 तरह की एरर होती है, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाइल टाइम एरर कौन सी होती है। तो जब हम प्रोग्राम को लिख के उसको कंपाइल करते हैं उस दौरान जो हमारे पास एरर आती है उसको हम कंपाइल टाइम एरर के नाम से जानते हैं। इसमें 2 तरह की एरर्स होती हैं, एक सिंटैक्स एरर और दूसरा सेमेंटिक एरर्स। तो सिंटैक्स एरर occurs when rules of a programming language are misused, that is when a grammatical rule is violated। जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ग्रामर से संबंधित अगर कोई भी रूल वायलेट करता है यानी उसकी हम अनदेखी करते हैं तो वो हमारा होता है सिंटैक्स एरर। जैसे मान लो कहीं आपने सेमीकोलन लगाना भूल गए या कहीं सेमीकोलन लगाना था वहां आपने कॉलम लगा दिया, कहीं सेमीकोलन लगाना था वहां आपने कोमा लगा दिया, है ना, किसी स्टेटमेंट के लास्ट में आपने सेमीकोलन नहीं लगाना था वहां लगा दिया। तो इस तरीके की जो गलतियां हैं या आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना भूल गए, इस तरीके की जो गलतियां हैं सिंटैक्स एरर के द्वारा कंपाइलर इसको पकड़ लेता है। दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर्स। ठीक है, और अगला है हमारा सिमेंटिक एरर्स। तो सिमेंटिक एरर वो होती है कि इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स लिख दिए जाए, है ना, तो मतलब ऐसे स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिख दिए जाए जिनका कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ऐसी जो गलतियां हैं वो आपकी सिमेंटिक एरर्स के नाम से जानी जाती है। अगला हमारा रन टाइम एरर। देखो जो गलतियां हमारी कंपाइल टाइम के ऊपर नहीं पकड़ी जाती, ठीक है, और रन टाइम के दौरान वो गलतियां कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर निकल के सामने आती है तो वो हमारी रन टाइम एरर कहलाती है। ठीक है, और इस तरीके की गलतियां हैं ये फाइंड आउट करना बड़ा ही मुश्किल होता है और कई बार तो ये रन टाइम एरर ऐसी होती है कि पूरे सिस्टम को भी क्रैश कर देती है। ठीक है, इसके बाद अगले हमारी लॉजिकल एरर्स। देखो लॉजिकल एरर है वो क्या होती है, जब हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसके दौरान भी कोई गलती नहीं आती, उसको रन करते हैं उसके दौरान भी कोई गलती नहीं आती, लेकिन फिर भी रिजल्ट वो गलत प्रोड्यूस करता है। दैट इज लॉजिकल एरर। दैट मीन्स हमारे लॉजिक के अंदर गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमने दिमाग में रखा है कि मल्टीप्लिकेशन करना, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, लेकिन सिंबल मल्टीप्लिकेशन के स्थान पर स्टार के बजाय हमने प्लस लगा दिया और इनपुट के अंदर हमने 2 डाल के देख लिया। दैट मीन्स 2 into 2 भी 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है। ठीक है, तो उस टाइम हमें पता नहीं चला, हमने इसको रख दिया। अगर नेक्स्ट पर्सन अगर कोई भी आएगा और हमारे प्रोग्राम को रन करेगा वो देखेगा इसमें तो गलती है,
है ना। तो सच टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। ये टाइपिंग के दौरान, टाइपिंग मिस्टेक के दौरान भी हो सकती है, और प्रॉब्लम को जो हमने एनालाइज किया, जैसे मान लो आपने निकालना सिंपल इंटरेस्ट और आपने कोडिंग कर दी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो सच काइंड ऑफ एरर आर आल्सो कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। ठीक है, चलिए आगे। अगला हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी एंड इट्स टेक्निक। तो इसके अंदर ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक पूरी टेक्निक है कि एक सॉफ्टवेयर को जब डेवलप किया जाएगा तो उसमें कौन कौन सी स्टेप हम फॉलो करेंगे। ये हमारी क्लासिकल स्टेप्स हैं, ठीक है, जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर यूज की जाती है। तो इसमें सबसे पहला अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल, जो भी हमारे पास सॉल्व होने के लिए आई है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सबसे पहले उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। नंबर 2, उसको फिर एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम उस प्रॉब्लम का डिजाइन तैयार करेंगे कि उसको सॉल्व, मतलब उसका प्रोग्राम का डिजाइन बनाया जाएगा। ठीक है, और डिजाइन करने के बाद जब एक बार डिजाइन बन गया, इसमें ये होगा, तो वो प्रोग्रामर को दे दिया जाता है डिजाइन कि भैया अब इसके ऊपर कोडिंग कीजिए। प्रोग्रामर उसको कोड करता है, प्रोग्राम को कोड करता है, और प्रोग्राम को कोड करने के बाद उसको टेस्ट करता है कि जो प्रोग्राम लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर उसके अंदर कोई गलती आती है टेस्टिंग के दौरान, तो उसको डीबग किया जाता है, यानी उसकी एरर्स को रिमूव किया जाता है। अब प्रोग्राम आपका बनके तैयार, उसकी जो एरर्स है वो भी खत्म कर दी गई। अब उसके बाद ये इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन वास्तव में क्या है। डॉक्यूमेंटेशन तैयार होने के बाद जिस पार्टी ने आपसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनवाया है वहां जाके इसको इंप्लीमेंट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपकी फाइनल स्टेप बचती है मेंटेन द प्रोग्राम, यानी ये आपका चलता रहता है जब तक कि सॉफ्टवेयर चलता रहता है, क्योंकि डे बाय डे सॉफ्टवेयर में कुछ न कुछ या तो प्रॉब्लम आएगी या उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, यानी समय के साथ उसको चलाना है, तो उसके अंदर मेंटेनेंस उसकी जरूरी है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। तो ये हमारी प्रोग्राम डेवलपमेंट की कुछ मेथोडोलॉजी थी। यही सेम टू सेम चीजें इसके अंदर है। तो अगला देखिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखो, यहाँ पर आप देखो कि कुछ फाइलें रखी हुई है, ठीक है, आप देख रहे हो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन चीज क्या है। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, तो वो काम कैसे करता है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी जाती है ना। जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट, जैसे मान लो आप घर के अंदर एक रेफ्रिजरेटर भी लेके आए, तो सबसे पहले आपको एक उसके साथ यूजर मैनुअल मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इसको ऑपरेट किस तरह से करना है, इसको अनप्लग किस तरह से करना है, इसके पार्ट्स है वो अंदर इंस्टॉल कैसे करने हैं, ठीक है, और कितनी डिग्री टेम्परेचर पे रखना है, कौन सा स्टेबलाइजर लगाना, पूरा स्पेसिफिकेशन उसके अंदर दिया होता है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, कैसे इसको डीफ्रीज करना है। लाइकवाइज सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमारे साथ ऐसा ही है। तो डॉक्यूमेंटेशन का मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर को सबसे पहले यूजर इस्तेमाल कैसे करेगा, फिर बाद के अंदर उसके अंदर ये इनपुट प्रिपरेशनल मैनुअल, ऑपरेशनल मैनुअल, इक्विपमेंट मैनुअल, प्रोग्राम मैनुअल, इस तरीके के जो आप देख रहे हो, ये सारे अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए बनाए जाते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए और टाइम टू टाइम उसको सॉफ्टवेयर को भली भांति मेंटेन यूजर के द्वारा भी किया जा सके और सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा भी किया जा सके। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम ने तो एक बार सॉफ्टवेयर बना के हैंडओवर कर दिया, ठीक है, तो बाद का काम दूसरे स्टाफ का होता है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन उसी के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं
कि डॉक्यूमेंटेशन का यूज क्या होता है। फैसिलिटेट बिटवीन यूजर एंड टेक्निकल पर्सन, यूजर और टेक्निकल पर्सन के बीच में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यूजफुल ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उस दौरान भी इसका प्रयोग किया जाता है। एसेंशियल ड्यूरिंग एबनॉर्मल और अर्जेंट मेंटेनेंस, जब भी आपका सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन होता है, इमरजेंसी होती है, उस टाइम पे उसको वापस रिकवर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बड़ा ही हेल्पफुल साबित होता है। यूजर को जब ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग के दौरान भी डॉक्यूमेंटेशन बड़ा हेल्पफुल है। और जब सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, खराब हो जाता है, उस दौरान ट्रबल शूटिंग के लिए भी आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के कुछ यूजर्स हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोग्राम मेंटेनेंस। तो प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या है, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि प्रोग्राम मेंटेनेंस है वो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन स्टेज है। ठीक है, program maintenance refers to the modification of a program after it has been completed in order to meet changing requirement or to take care of errors that show up. The maintenance may be following types. तो प्रोग्राम मेंटेनेंस क्या होता है कि एक बार प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बाद समय काल परिस्थिति के अनुसार उसके अंदर जो चेंजिंग करनी होती है, अगर कोई एरर्स आ जाती है उसको दूर करना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें ये 4 प्रकार की मेंटेनेंस होती है, करेक्टिव, एडेप्टिव, प्रिवेंटिव एंड परफेक्टिव। तो ये चलिए बारी बारी से इस पे हम डिस्कस करते हैं। ये वैसे भी हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। करेक्टिव मेंटेनेंस, तो व्हेन ए प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीशन इज पुट टू ऑपरेशन सम एरर्स माइट शो अप because of some unexpected situations, untested areas. Such errors are fixed up, and this type of maintenance which is done to correct errors is called corrective maintenance. तो जब सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है उसके बावजूद भी ऑपरेशनल सिचुएशन के दौरान, जब काम करने के दौरान कुछ एरर आती है ना, तो जो मान लो टेस्टिंग के दौरान अनटेस्टेड रह जाती है कई बार, तो ऐसी एरर्स को फिक्स करना, उसको दूर करना ही आपका करेक्टिव मेंटेनेंस कहलाता है। अगला हमारा एडेप्टिव मेंटेनेंस। तो द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इन विच एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेट्स may lead to system maintenance. For example, new law may require a company to process new report or market condition, or with the system depend. Changes of company policies may change. To accommodate changes need time to time maintenance is done, is called adaptive maintenance. देखो कंपनी के रूल बदल गए, गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए, उसके हिसाब से अगर आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई चेंज करना पड़े, है ना, और उसके लिए आप मेंटेनेंस करते हो, दैट इज कॉल्ड एडेप्टिव मेंटेनेंस। फिर इसके बाद है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, जैसे मान लो सिस्टम चल रहा है और सिस्टम चलने के दौरान आपको ये लग रहा है कि अगर ये काम नहीं किया गया इसको बीच में रोक के, तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो उसको बीच में रोक के आप उसको मेंटेन करो ताकि वो सिस्टम है वो प्रॉपरली चलता रहे। सच काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एरर्स। इफ पॉसिबल एरर could be anticipated before they actually occurs. अब हमें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम होने वाली है भाई। The maintenance could be done to avoid them and the system downtime can be saved. तो जब मेंटेनेंस कर दी जाए जिसकी वजह से हमारा सिस्टम डाउन होने से बच जाए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस एम टू प्रिवेंट एरर्स। तो ऐसी मेंटेनेंस का जो एम होता है वो आपके सिस्टम को प्रिवेंट करने का होता है, तो इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन है परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, ये आपको पता है कि आईटी वर्ड है, ये फास्ट ग्रोइंग है, इसके अंदर चेंजिंग होती रहती है। इन द
the rapidly changing world, information technology is the fastest growing area we know very well. In information technology world, no technology has proven permanent. कोई भी चीज स्थायी नहीं है इस दुनिया में, और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं. हर 6 महीने में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है. Every year new technology comes with new features, new facilities, है ना. रोज देखो, आप मोबाइल ही देख लो, लैपटॉप देख लो, कंप्यूटर देख लो, रोज नए नए फीचर्स के आपके सामने मार्केट में अवेलेबल हैं. If existing system is maintained to keep a turn with new features, new facilities, new capabilities, it is said to be perfective maintenance. तो जो हमारा सिस्टम ऐसा है जो ये सारे नए फीचर्स, नई फैसिलिटी को अडॉप्ट कर लेता है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेन करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड परफेक्टिव मेंटेनेंस. और ये हमारा सबसे अच्छा मेंटेनेंस माना जाता है. तो इसके साथ ही आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है. इसके अंदर आप लोगों के सुझाव वो निम्नलिखित एड्रेस के ऊपर आमंत्रित है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट. बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच.